हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा द करंट अफेयर्स शो, जिसमें आज हमारा मोटिवेशनल कोट जो है वो है महात्मा गांधी का कहा हुआ एक बात। चलिए देखते हैं क्या है। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। एक सिंपल सा सेंटेंस लेकिन बहुत गहरा मीनिंग। आपको तब खुशी मिलेगी जो आप सोचते हैं वही करते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं। यानी तीनों, सोचना, कहना और करना, ये तीनों जब तक कोरिलेशन में नहीं होंगे तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। और आप अगर ये करने लगते हो तो फिर आपको दिन ढलते ही शाम में आपको एक खुशी मिलती है। अभी आपको पर डे, मैंने बहुत बार ये बोला है कि आपको एक टारगेट सेट करना है दिन भर का, कि दिन भर में आप ये काम करोगे। आप सोचो वही चीज, दूसरों को बोलो वही चीज, मैं यही करूंगा, और शाम तक वो करके दिखाओ। तब देखो शाम में आपको किस तरह का रिलैक्सेशन महसूस होता है। चलिए, आई होप कि आज से आप लोग डेली एक टारगेट फिक्स करोगे और उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना करंट अफेयर्स शो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम किस नाम से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से 2018 में भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो कि सभी मौतों का लगभग 12.5% है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी देखो, अभी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको ये बताना है कि यूएन का एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 2018 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में 1.24 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है, जो सभी मौतों का 12.5 यानी 12.5% है, जो एक बहुत ही ज्यादा नंबर होता है। तो अब आपको ये बताना है कौन सा वो रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट है जियो 6। क्या रिपोर्ट का नाम? जियो 6 रिपोर्ट में ये कहा गया है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में एक आतंकी ने 2 मस्जिदों पर हमला करके 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? तो किस देश में आतंकी हमला भी हाल ही में हुआ है और वहां पे 49 लोगों की मृत्यु हो गई उस हमले में? तो वो देश है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, जहां पे अभी आतंकी हमलों का हमला हुआ है। अब कौन सा वो है? वो है क्राइस्ट चर्च, ठीक है। क्राइस्ट चर्च नामक स्थान पर 2 मस्जिदों में हमला हुआ है। तो जगह का नाम है क्राइस्ट चर्च और 2 मस्जिद पर कुछ बंदूकधारी टेररिस्ट थे, उन्होंने हमला किया है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को प्राइवेट बैंक घोषित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई ने अभी हाल ही में किस बैंक को एक प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया है? तो ये बैंक है आईडीबीआई। आईडीबीआई बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक में अधिग्रहण के बाद यह कदम उठाया गया है। यानी एलआईसी ने इसमें अधिग्रहण किया है, जिसके बाद आरबीआई ने इस कदम को उठाया है। कौन सा बैंक है? यह है आईडीबीआई बैंक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में वेस्ट नील वायरस का पहला मामला सामने आया है? किस वायरस का? वेस्ट नील वायरस। वेस्ट नील वायरस एक तरह का वायरस है जिसके कारण वेस्ट नील फीवर हो जाता है। तो वेस्ट नील फीवर उसी तरह का फीवर है जिस तरह से आपका डेंगू और अदर फीवर्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह का एक डेंजरस फीवर है। तो वेस्ट नील वायरस अभी कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है केरल में। तो केरल के मालापुरम, जगह का आप नाम याद रखो, मालापुरम, ठीक है। केरल के मालापुरम में एक 7 वर्षीय, मात्र 7 वर्षीय बच्चे को वेस्ट नील वायरस से पीड़ित पाया गया है। वेस्ट नील वायरस को WNV शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WNV बोलते हैं। तो WNV अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे मारोगे वेस्ट नील वायरस। तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? ये है जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा ने ये अनाउंस किया है कि इस तरह का एक केस सामने आया है और वो इस पर अध्ययन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई द्वारा
किस क्रिकेटर पर लगाया गया आजीवन प्रतिबंध हटा दिया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हो कि श्रीसंत पर, किस पर? श्रीसंत पर आजीवन फिक्सिंग के मामले में आजीवन इन पर लगाया गया था प्रतिबंध, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है और बीसीसीआई को नोटिस भेजा है कि 3 मंथ के अंदर, ठीक है, 3 मंथ के अंदर वो इस पर विचार करे और अपना फैसला दोबारा सुनाए। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की किस पहली महिला जगत गुरु और बसवा धर्मपीठ प्रमुख का 14 मार्च 2019 को बेंगलुरु के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया? लिंगायत समुदाय आप जानते हो, आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में कि लिंगायत समुदाय कहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समुदाय है, यह है कर्नाटक का। तो लिंगायत समुदाय की पहली महिला जगत गुरु और बसवा धर्मपीठ प्रमुख जिनका अभी निधन हुआ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है माते महादेवी। क्या नाम है उनका? माते महादेवी। माते महादेवी। इनका मृत्यु कहाँ हुआ? मृत्यु हुआ बेंगलुरु के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से। माते महादेवी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा माते महादेवी किस धर्म से संबंधित हैं? तो किस समुदाय से संबंधित हैं? तो लिंगायत समुदाय से। अगला क्वेश्चन है कि कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक एम.आर. कुमार को कितने साल के लिए देश की सबसे बड़ी व सरकारी बीमा कंपनी LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने अलग से ट्विस्ट किया है, आपको मैंने ईयर पूछ लिया, ठीक है। आपको दोनों चीजें याद रखनी होती है कि ईयर कितने साल के लिए बनाए गए हैं और इनका नाम क्या है। नाम है इनका M.R. कुमार। क्या है नाम? M.R. कुमार। M.R. कुमार को LIC का न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया, ठीक है। इनको 5 साल के लिए ये पोस्ट मिला है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। नाम क्या है इनका? M.R. कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, M.R. कुमार। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान से मांगा कि वह ऐतिहासिक करतारपुर गुरुद्वारे तक जाने के लिए प्रतिदिन कितने भारतीय और भारतीय मूल के श्रद्धालुओं को वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दे। तो भारत ने ऐसा मांग किया है करतारपुर साहिब कॉरिडोर, ठीक है, जो पाकिस्तान में है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो भारत ने माना है कि बिना वीजा के 5000 लोगों को प्रत्येक दिन एंट्री मिले इस करतारपुर गुरुद्वारे में। अगला क्वेश्चन है कि IPL 2019 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को टीम के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है? तो टीम का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया दिल्ली कैपिटल्स का? यह है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को दिल्ली कैपिटल्स के टीम के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और वहां के कोच कौन है? वहां के कोच हैं रिक्की पॉन्टिंग। कौन है? रिक्की पॉन्टिंग, जो एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है। इनको वहां का कोच पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और अभी सौरव गांगुली को मुख्य सलाहकार, टीम का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्या है ट्रॉफी का नाम? ट्रॉफी का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 में फाइनल्स में महाराष्ट्र को 8 विकेट से हराया। तो किसने महाराष्ट्र को 8 विकेट से हराया? यह है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 फाइनल्स में महाराष्ट्र को 8 विकेट से हरा दिया। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में देश में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विभिन्न विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी अगर विवाद हो देश में तो उसको हल करने के लिए PS नरसिम्हा को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है ये? PS नरसिम्हा। PS नरसिम्हा। इनको क्रिकेट का कोई भी अगर मामला हो उसमें ये मध्यस्थता का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितने हिमालय राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले ग्लोबल वार्मिंग जोखिमों का आकलन करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है? यानी कितने ऐसे हिमालय राज्य हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का जोखिम से जूझ रहे हैं, ठीक है, उसके अध्ययन के लिए DST ने एक अलग से अध्ययन शुरू किया है। तो कितने राज्य हैं वो हैं टोटल 12 राज्य। कितने राज्य हैं? 12 राज्य। अगला क्वेश्चन है गंडक और घाघरा नदियों में कितने गंगा नदी डॉल्फिन के उपस्थिति की हाल ही की गणना से पता चला है? यानी गंगा नदी डॉल्फिन, आप जानते हो गंगा नदी डॉल्फिन की संख्या
डे बाई डे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि गंगा नदी डॉल्फिन की संख्या कौन से दो नदियों में, गंडक और घाघरा में कितनी पाई गई है अभी हाल ही की गणना के अनुसार। तो यह टोटल 280 गंगा नदी डॉल्फिन को पता किया गया है। कहाँ पे, तो ये क्या गया है, घाघरा और गंडक नदियों में। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में लंदन में एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विजेता किसे चुना गया है। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार एशियाई क्षेत्र के लिए किसको चुना गया, ये चुना गया पद्मनाभन गोपालन को। किसको, पद्मनाभन गोपालन को। ठीक है, और ये एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के विजेता है। और ये आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था लंदन में। ये है कौन, पद्मनाभन गोपालन। तो नो फूड वेस्ट, ठीक है, नो फूड वेस्ट कंपनी के संस्थापक हैं। और ये खाना वेस्ट नहीं करती है, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और ये काम कैसे करती है, तो जियो मैपिंग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, उनकी एप्पल एक जियो मैपिंग प्लेटफॉर्म पे चलती है जो उपयोगकर्ताओं को हंगर स्पॉट पर भोजन छोड़ने की अनुमति देता है। यानी कहीं पे भी ऐसा जगह जहां पे भूखे लोग एकत्रित होते हैं वहां पे वो लोग खाना छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वीडिश छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल पुरस्कार 2019 प्राप्त करने के लिए नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक स्वीडिश छात्रा है ग्रेटा थुनबर्ग, उसको नोबेल पुरस्कार 2019 प्राप्त करने के लिए नामित किया गया। कौन सा नोबेल पुरस्कार, तो यह शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जलवायु प्रदूषण से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली स्वीडिश छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 प्राप्त करने के लिए नामित किया गया है। यदि वह जीतती है, यानी अभी इनको सिर्फ नामित किया गया है, यदि वह जीतती है तो वह सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता होंगी। इससे पहले पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और उसे 3 नॉर्वेजियन सांसदों द्वारा नामित किया गया है अभी। तो 3 नॉर्वेजियन सांसदों के द्वारा किसको नामित किया गया है, ये किया गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। अगला क्वेश्चन है कि अर्जेंटीना के साथ कौन सा देश 2020 कोपा अमेरिका की सह मेजबानी करेगा। कोपा अमेरिका 2020, कोपा अमेरिका की सह मेजबानी 2020 में अर्जेंटीना के साथ कौन करेगा, ये करेगा कोलंबिया। कौन करेगा, कोलंबिया। तो अर्जेंटीना के साथ कोलंबिया 2020 कोपा अमेरिका की सह मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2019 में नवाचार और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है। नवाचार और उद्यमिता महोत्सव, इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। ये नवाचार और उद्यमिता महोत्सव को इंग्लिश में बोलते हैं फाइन। ठीक है, फाइन का फुल फॉर्म क्या होता है, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका उद्घाटन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में 15 मार्च 2019 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे जोन के साथ निम्नलिखित में से किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह है एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश के परिवहन, फ्लाई ऐश आप जानते हो कि जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे जो ऐश निकलते हैं, वहां पे जो राख निकलता है उसको हम लोग फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए किस रेलवे जोन के साथ समझौता हुआ है, यह हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक है, हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे जोन के साथ एनटीपीसी का समझौता हुआ है। और किस योजना के तहत ये किया गया है, ये किया गया है SFTO। इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, आप याद रखना। ये इंडियन रेलवे का स्कीम है जिसका नाम है स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर, ये मालगाड़ी के लिए एक स्पेशल स्कीम है जो इंडियन रेलवे ने चलाया है। और इस स्कीम का लाभ उठाने वाला और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला पहला देश का एंटिटी है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने पहली बारी ऐसा कदम उठाया है SFTO के द्वारा इंडियन रेलवे के साथ जुड़ने का और इस योजना का लाभ उठाने का। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SFTO एग्रीमेंट को साइन करने वाला पहला एंटिटी कौन है, तो ये है एनटीपीसी। ठीक है, और इसने फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए ये स्टेप लिया है। और इस फ्लाई ऐश के परिवहन से किसको फायदा होगा, तो रिहंद और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर प्लांट्स को फायदा पहुंचेगा। किसको, रिहंद को और विंध्याचल को। ठीक है, इन दोनों को फायदा पहुंचेगा।